नमस्कार दोस्तों। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आपकी क्लाइमेटोलॉजी में। देखिए क्लाइमेटोलॉजी के बहुत सारे मतलब मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब छोटे मोटे सेक्शन है जो एक दूसरे को इंटररिलेट करते हैं और जो इससे पहले के वीडियोस हुए हैं उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं उन्हीं का यूज करके इनको बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग को वो वीडियोस एक्चुअली थोड़ा सा देख के आएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपको थोड़ा सा बेस क्लियर है तो आप इस पे भी सीधा जंप ऑन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत मुझे तो नहीं है। चलिए आगे आते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट्स, ठीक है, तो फ्रंट्स के ऊपर बात करने वाले। तो फ्रंट्स एक्चुअली होता क्या है तो आप लोग को समझना होगा कि जो मैंने आपको एयर मास में बताया था कि दो एयर मास जो होते हैं वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा अलग होती है। ठीक है, वो एक दूसरे से एकदम ही विपरीत होंगे, अलग ही होंगे। एक कॉन्टिनेंट पे बंदा है, एक मैरीटाइम पे बंदा है, एक पोल का हो सकता है, एक ट्रॉपिकल का हो सकता है। तो ये सब अलग अलग जो एयर मासेस होते हैं वो कभी भी एक दूसरे से मतलब मिंगल नहीं कर पाते, मतलब तुरंत मतलब आए हाय हेलो दोस्ती कर लो, ऐसा नहीं होता। जो एयर होता है, आप अगर आप लोग मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे वाटर है, ठीक है, गर्म पानी को आपने ठंडे पानी में डाल दिया तो वो तुरंत मतलब लगभग तुरंत ही इंस्टेंटली वो मिक्सअप हो जाता है, ठंडा गर्म तुरंत हो जाएगा। लेकिन जो एयर मास होता है उसके साथ ऐसा नहीं होता है। एयर कभी भी तुरंत मिंगलिंग नहीं करता है। एक हॉट एयर है, एक कोल्ड एयर है, अगर आप लोगों ने दोनों साथ में ब्लो किया हुआ है तो जल्दी मिक्सअप होगा नहीं। हॉट का हॉट बना देगा और कोल्ड का कोल्ड बनाएगा काफी देर तक, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अपने टेम्परेचर को चेंजेस करना स्टार्ट करेगा। इसी के वजह से जो बीच का जो रास्ता बनता है, जो आप समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल इस तरफ से हॉट आ रहा है, इस तरफ से कोल्ड आ रहा है, तो एक जगह पे जो बीच का लाइन बनेगा, इसी को फ्रंट कहा जाता है। ठीक है, फ्रंट एक्चुअली वर्ड डिराइव किस वजह से हुआ है, जैसे कि आर्मी में जब लड़ाई वगैरह होती है तो दो देश जहाँ पे आते हैं, जो लास्ट बॉर्डर पॉइंट होती है उसको भी फ्रंट ही कहा जाता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज फ्रंट। ठीक है, कि एक देश का सेना एक तरफ आई है, दूसरे देश की सेना एक तरफ आई है, दोनों एक दूसरे से तुरंत मिंगल नहीं होने वाले, एक दूसरे से मतलब काफी लड़ाई होने वाली है उसके बाद ही मिंगलिंग होने वाली है। ठीक है, तो इसी को फ्रंट कहा जाता है, वहां से डिराइव किया हुआ। ठीक है, तो इट इज जस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द टू एयर मासेस। एयर मासेस जो डिफरेंट एयर मासेस है उन लोग के बीच का कन्वर्जन है, दैट इज वाई इट इज नोन एज फ्रंट्स। ठीक है, यही जो मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ, तो मेरी मुझे नहीं लगता कि सब कुछ आपको हाईलाइट करके जरूरत है कि ये हाईलाइट कर रहा हूँ। टू कन्वर्जिंग एयर मासेस से टकरा रही हैं एक दूसरे से, इनका डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, जल्दी इन लोग मर्ज नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ को हाईलाइट करके बताने की जरूरत है, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग हो, ना कि ये वर्ड जो है, ये वर्ड्स तो मैंने हाईलाइट इसीलिए करके रखे कि आपकी आंखें तुरंत उसी के ऊपर गड़ जाएगी। ओ हो, ये जो आपको जिसको इसको लिखना होगा वो सब लिख सकता है, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट गेन कर लिया उसने, वो अपने मन से भी लिख सकता है। ठीक है, वो कहीं पे भी लिख सकता है। चलिए, ये भी आपको मैंने बताया था एयर मासेस के दौरान कि जो फ्रंट्स बनते हैं वो मोस्टली मिड लैटिट्यूड रीजन के ही फिनोमिना है। फ्रंट फॉर्मेशन जो है वो मिड लैटिट्यूड का फिनोमिना है। सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में आपके फ्रंट वगैरह नहीं बनते। ठीक है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि पोलर रीजन में भी बन जाते हैं, लेकिन आपके मोस्ट जो प्रोमिनेंट रीजन है वो आपका मिड लैटिट्यूड रीजन है, मतलब 65 से लेकर 30 रीजन, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 30 से लेकर 65 का नॉर्थ एंड साउथ के रीजन में ही आपके इस तरीके के फ्रंट्स वगैरह बनते हैं। और उसमें भी जो सदर्न फ्रंट्स होते हैं उनकी इंटेंसिटी जो होती है वो एज कंपेयर टू नॉर्दर्न फ्रंट्स बहुत ही कम होते हैं। क्यों? सदर्न एरिया में वाटर मास ज्यादा है, मैरी टाइम जो फ्रंट्स वगैरह होते हैं वो ज्यादा बनती है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल फ्रंट्स। दैट इज वाई वहां पे इतनी ज्यादा कोलिजन होने का या फिर आपके डिस्टर्बेंस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसीलिए आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि बहुत ज्यादा हरिकेन्स, टॉर्नेडो, टाइफून्स वगैरह आपके नॉर्दर्न बेल्ट में ज़्यादा आते हैं, यूएसए, यूके, ये सब यूरोप वगैरह के रीजन में बहुत ज़्यादा, जैसे अभी भी रिसेंटली आया हुआ है, निकारागुआ में आया था। ठीक है, तो ये सब आप समझ सकते हैं कि ये जो क्या बोलते हैं आपके इस रीजन को इफेक्ट ज्यादा कर रहे हैं, आपके नॉर्दर्न बेल्ट को ज्यादा इफेक्ट करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ज्यादा इफेक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। वाई? बिकॉज सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड एरिया जो है वो कम है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न एरिया। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें बहुत ही मतलब एकदम कुछ भी लॉजिक वाली चीज है, एकदम रॉकेट साइंस वगैरह भी कुछ नहीं। ठीक है, फ्रंट फॉर्मेशन इसको मैंने बताया था कि इसको कहा जाता है फ्रंटोजेनेसिस। ठीक है, जैसे कि आप लोग किसी चीज को अगर आप कर रहे हैं और मतलब जेनेसिस जिसके पीछे लग जाता है उसका मतलब ये होता है कि भाई उसका जन्म हो रहा है, जेनेसिस। ठीक है, तो दैट इज नॉट फ्रंटोजेनेसिस। एंड फ्रंटोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेथ ऑफ द फ्रंट्स। ठीक है, फ्रंट का जो डेथ होने जाता है उसको कहा जाता है फ्रंटोलाइसिस। जैसे हाइड्रोलाइसिस आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है जिसके द्वारा आप वाटर को सेपरेट करते हैं, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है करंट पास करके। ठीक है, उसको हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस शब्द बताता है कि आपका आपने डिवीजन कर दिया। ठीक है,
दैट इज फ्रंटोलाइसिस, ठीक है, वो डेथ ऑफ द साइक्लोन फ्रंट्स का। ओके, नेक्स्ट है ये सब चीज़ें बता चुका हूँ कि डिस्टिंक्ट है, मास्टर्स कन्वर्ज करेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। फ्रंटोजेनेसिस में आपके जो नॉर्दर्न बेल्ट में होगा वो कभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और जो सदर्न बेल्ट में होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। मतलब आपका जो फ्रंट फॉर्मेशन होगा, आगे मैं आप लोग को डायग्राम से दिखाऊंगा तो आप लोग अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए डायग्राम दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये आपका डायग्राम है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रंट्स का है, लेकिन आप किसी भी एक फ्रंट को अगर पकड़ लेते हैं तो ये जो आपका फ्रंट है इसका मतलब ये नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्चुअली बहुत सा कन्वर्जेंस वाला रीजन होता है, ठीक है। इसके अंदर कहीं पे इंसर्शन हो रहा है, कहीं पे एक्सर्शन हो रहा है, इस तरीके से होता है। तो इसमें एक मूवमेंट स्टार्ट होती है, राउंड मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो जो राउंड मूवमेंट होती है वो जनरली एंटी क्लॉकवाइज होगी आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज होगी। इसीलिए जो आपके साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं, जो हम लोग साइक्लोन्स में नेक्स्ट चैप्टर में मेरे ख्याल से साइक्लोन्स ही है, तो उसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज कभी भी साइक्लोन मूव करता है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साइक्लोन मूवमेंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज ऑलवेज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये मैंने एक निमोनिक भी बताया था, एएनसी का निमोनिक भी आप लोग को बताया था, आप लोग को याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, पुराने वीडियो में आप लोग को बताया था। एंटी-साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज क्लॉकवाइज एंड साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस तरीके से निमोनिक मैंने आपको बताया था, तो ये वहां से आता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, होप करता हूँ। नेक्स्ट, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन और जो टेम्परेट साइक्लोन या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी जिनको कहा जाता है, वो फ्रंटोजेनेसिस के वजह से होता है। हम लोग साइक्लोन में डीप में देखेंगे, यहाँ पे बस इतना नाम सुन के रख लीजिए, बड़े बड़े जो नाम है, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये हम लोग आगे साइक्लोन चैप्टर में अच्छी तरीके से डिटेल में मतलब समझेंगे, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पे समझ करके कि फ्रंट के फॉर्मेशन की वजह से ये साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, ठीक है। या साइक्लोन के अस्तित्व का मेन कॉज है, बर्थ है आपका फ्रंट्स का फॉर्मेशन, ठीक है। होप करता हूँ आगे बढ़े, चले। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रंट्स। देखिए एक्चुअली क्लासिफिकेशन इज नॉट द राइट शब्द इस फ्रंट्स के लिए, ये जो आपके अलग अलग फ्रंट्स हैं ये एक्चुअली राइट शब्द नहीं है क्लासिफिकेशन के लिए। इट शुड बी द स्टेजेस ऑफ द फ्रंट्स, ठीक है, स्टेजेस होना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से स्टेजेस ऑफ द फ्रंट, एक्चुअली क्या होता है, इनिशियली जो स्टार्ट होता है वो स्टेशनरी फ्रंट से स्टार्ट होता है, फिर आपके अंदर कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट बनते हैं, और फिर लास्टली आपका ओक्लूडेड फ्रंट बनता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो जाता है, और फिर इसका ये सेकंड, और सेकंड इसको भी बोल सकते हैं, और फिर ये आपका बनता है लास्टली थर्ड, ठीक है, या फिर फोर्थ, जैसे भी आप लोग पढ़ना चाहते, ठीक है। तो एक्चुअली इट इज स्टेजेस, लेकिन चूंकि ये अलग अलग टाइप का वेदर कंडीशंस बनाते हैं, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कैटेगराइज एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रंट्स, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, मतलब ये एक्चुअली में स्टेजेस है, पहले स्टेशनरी फ्रंट बनेगा, फिर कोल्ड एंड वार्म फ्रंट्स बनेंगे, उसके बाद आपका ऑक्लूडेड फ्रंट बनेगा। लेकिन चूंकि इनके वजह से बहुत सारे वेदर कंडीशंस अलग अलग हो जाते हैं, हर एक फ्रंट पे अलग अलग वेदर कंडीशंस बन जाएंगे, दैट इज वाई, ओनली दैट इज वाई इन सबको अलग अलग फ्रंट्स का कैटेगरी में बनाया जाता है, ठीक है। होप करता हूँ समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, सिंपल है, एक एक फ्रंट को बारी बारी से देखेंगे और सारे वेदर कंडीशंस वगैरह भी देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। एक बार यूपीएससी ने वेदर कंडीशन से रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये जो फ्रंट बनेगा इसके अंदर वेदर कंडीशंस क्या होंगे, एंड रेनफॉल या फिर क्लाउड्स का मूवमेंट किस तरीके से होगा, तो उसके वजह से हम लोग को वेदर कंडीशंस वगैरह पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग उसको भी हर एक चीज़ को देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, एक छोटा सा आपको एक टेबल भी बना के यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देखिएगा, इसको आप लोग इसको भी आप लोगों ने पढ़ डाला तो भी लाइफ झिंगा लगा, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वेदर एसोसिएटेड कौन कौन से वेदर है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बारी बारी से देखते हैं। अब देखिए यूपीएससी में जब आप लोग मेंस में आंसर लिखने जाएंगे ना, तो इस तरीके का डायग्राम तो बना दीजिएगा, लेकिन मतलब ये एक अच्छा 3D डायग्राम इमेजिनेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ज्योग्राफी जो डायग्राम मांगता है वो ये है, ठीक है। ये सिंबल्स है, ये सिंबल्स डेजिग्नेट करते हैं। स्टेशनरी फ्रंट का ये सिंबल है, मतलब यही सिंबल होने वाला है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे नीला और रेड कलर का कलर भी लेके जाएं, इट इज़ नॉट, मतलब इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और इट इज़ नॉट ऑल्सो, मतलब ये वर्जित है, वहाँ बैंड है, आप अलग अलग कलर को यूज़ नहीं कर सकते, ओके सॉरी। तो स्टेशनरी फ्रंट का ये है सिंबल, आपका एक तरफ आपका ट्रायंगल बनेगा, दूसरी तरफ आपका सेमी सर्कल बनता है, और ये ऐसे लाइन जाता है, ठीक है। इस तरीके से बनता चला जाए, दिस इज स्टेशनरी फ्रंट, ठीक है, दिस इज नोन एज स्टेशनरी फ्रंट। नेक्स्ट है ओक्लूडेड फ्रंट, किसी भी एक तरफ आपका
ट्रायंगल और सेमी सर्कल दोनों एक ही तरफ आएंगे, दिस इज नोन एज ऑक्लूडेड फ्रंट। नेक्स्ट है कोल्ड फ्रंट, ट्रायंगल्स जो आपके टीथ की तरह दिख रहे हैं दैट इज कोल्ड फ्रंट, एंड जो वार्म फ्रंट होगा वो आपका सेमी सर्कल की तरह होगा। दिस आर अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स ऑफ दिस फ्रंट्स। ये फ्रंट्स का जो सिंबल है वो ये है, तो आप लोगों को कहीं पे भी जो डायग्राम बनाएंगे उसमें इनको यूज करना है। उन सब का वो सब जो 3D डायग्राम है वो सब आप बना के अपने एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो ज्योग्राफिकल सिंबल्स है वो ये है। तो आप लोग को ये याद रखना कि जब भी आप फ्रंट को ड्रॉ करें तो इन सिंबल्स को ही ड्रॉ कीजिएगा, ना कि अलग से उसको मार्क करना कि हाँ ये कोल्ड फ्रंट है ऐसे करके। जैसे मैंने एक बार अपने मेंस के एग्जाम में गलती की थी, तो उसमें ऐसे मैंने मतलब ये फ्रंट बनाने के बाद ऐसे करके मैंने उसको हाईलाइट किया, उसके बाद यहाँ पे लिखा कि ये कोल्ड फ्रंट है, ठीक है। तो मुझे और मैंने प्रैक्टिस टेस्ट में किया, सॉरी मैंने मेंस के एग्जाम में नहीं, मैंने प्रैक्टिस में लिखा था। तो मेरे सर ने मुझे पॉइंट आउट किया कि भाई ऐसे आपने जब बना दिया तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ ए कोल्ड फ्रंट, यू डोंट हैव टू पॉइंट इट आउट कि हाँ ये कोल्ड फ्रंट है, आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं, वो एग्जामिनर को पता है कि ये ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो आप लोगों को ये इस तरीके से यूज करना आता है, होप करता हूँ आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये वेदर्स जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ छोटा छोटा चीज दे के रखा है। ये लास्ट मोमेंट के रिविजन के लिए है कि आपको अगर पढ़ना है तुरंत लास्ट मोमेंट पे, तो आपने ये वेदर कैसे है, उसका सिंबल क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो आप लोगों ने लास्ट मोमेंट में पढ़ लिया। हम लोग यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, तो हम लोग आगे चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा सो दैट लास्ट मोमेंट के रिविजन में आप लोग काम में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट से बेटर होगा कि ऐसा टेबल बना के अपने बुक में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं एक एक फ्रंट को बारी बारी से देखेंगे। फर्स्ट है आपका स्टेशनरी फ्रंट, जैसे मैंने आपको बताया था इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फ्रंट फॉर्मेशन या फिर फ्रंटोजेनेसिस का फर्स्ट स्टेज है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग जो एयर मास है दे जस्ट स्लाइड बाय ईच अदर, मतलब एक दूसरे के बगल में ऐसे स्लाइड करके जाते हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा हार्म नहीं करते, ठीक है। एक दूसरे के स्लाइड बाय करते हैं। मैं आप लोगों को अगर डायग्राम में दिखाऊं तो आप लोगों को समझ में आएगा अच्छी तरीके से। देखिए ये क्या है, एक्चुअली ये एरो इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा गलती है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे मतलब डायग्राम्स को अवॉइड करूंगा कि जिसमें एक भी गलती ना हो, ऐसे डायग्राम्स को यूज करूंगा। लेकिन इसमें कोल्ड एयर जो रहेगा वो एक तरफ जाएगा और वार्म एयर जो रहेगा वो एक तरफ जाएगा। तो अगर आप लोग को यूपीएससी में आप जब ड्रॉ करेंगे तो आप लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखिए आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पे। ऐसे आपने बीच में फ्रंट बनाया, उसको एक तरफ आपने सेमी सर्कल, एक तरफ ऐसे टीथ बनाया, ऐसे बनाया, और सॉरी यहाँ पे ऐसे कर दिया, ऐसे करके आप लोग बना दिए। एक तरफ आपको दिखाना है वार्म और एक तरफ दिखाना है आपको कोल्ड। यहाँ पे आपको कोल्ड लिखना है, यहाँ पे आपको वार्म लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, ठीक है। ये आपके एरो के लिए डेजिग्नेटेड है, ना कि फ्रंट के लिए डेजिग्नेटेड है। ये किसी को भी देख के समझ में आ जाएगा कि ये स्टेशनरी फ्रंट है, ओके। इस तरीके से बनाया जाता है। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, आप लोग को मैं रिप्लाई कर दूंगा, ओके। तो ये इस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ ऐसे मत बनाइएगा, जैसे ये 3D डायग्राम जैसे दिख रहा है वैसा मत बनाएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं तो मार्क्स काट लेंगे, ठीक है। तो इस रीजन में क्या होता है ना, अब इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली में, ये एक दूसरे को स्लाइड पास करें। जैसे हम लोगों ने जब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा था तो उसमें ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि वो एक दूसरे को स्लाइड पास करते हैं, एक दूसरे के बगल से चले जाते हैं, बहुत हल्का सा घर्षण पैदा करते हैं, जिसकी वजह से छोटे मोटे माइनर अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं। सेम यहाँ पे इवेंट हो रहा है, इन लोग एक दूसरे से ऐसे टकरा के जाएंगे, एंड चूंकि ये थोड़ा सा टकरा रहे हैं इसलिए जो आपका बाउंड्री रीजन होगा वहां पे हल्की ड्रिजल, हल्की बारिश वगैरह होना पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर साइक्लोनिक इवेंट्स वगैरह आ रहा है तो ये जो आपका पूरा का पूरा जो क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, जो यहाँ का मॉइस्चर जो बन रहा है वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड बारिश हो जाए, ठीक है। हो सकता है आगे चल के ये धीरे धीरे करके अल्टीमेटली इनको फ्रंट बनाना ही है, कोल्ड एंड वार्म फ्रंट बनाना है, फिर ऑक्लूडेड फ्रंट बनाना ही बनाना है। लेकिन इनिशियल स्टेज में यही रहने वाला कि हल्की हल्की बारिश स्टार्ट होगी, धीरे धीरे ड्रिजल्स फॉर्म होना स्टार्ट होंगे, एंड अगर इनकेस यहाँ पे साइक्लोनिक कंडीशन प्रिवेल कर गई ज्यादा देर तक तो यहाँ पे काफी अच्छी खासी बारिश होगी। होप करता हूँ ये समझ में आ गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो दैट कोई अगर मुझसे गलती हुई होगी तो आप लोग समझ जाए कि हाँ सर को कुछ नहीं आता, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपके सरफेस पोजीशंस चेंज नहीं होते, इसमें एक एयर मास दूसरे एयर मास को पुश नहीं कर पाती है, एक दूसरे के बगल से जस्ट स्लाइड बैक कर गए, एक इस तरफ चला गया एक इस तरफ चला गया, बगल बगल से, मैंने तुझे देखा नहीं तूने मुझे देखा नहीं है, इस तरीके से। नेक्स्ट पैरेलल टू द फ्रंट, ठीक है। आपका जो विंड का मूवमेंट होता है वो पैरेलल टू द फ्रंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ऐसे बीच में फ्रंट मैंने बनाया, एक तरफ आपका ऐसे ऐसे किया, इसमें जो विंड का मूवमेंट है वो पैरेलल टू द फ्रंट है, ठीक है। तो एकदम सेम। नेक्स्ट है, ऐसा हो सकता है कि मतलब इसमें ऐसा लिखते हैं कि मतलब मूविंग स्टॉप हो जाती है। क्यों मूविंग स्टॉप हो जाती है? क्योंकि एक दूसरे से इन लोग टच नहीं कर रहे ना, इन लोग एक दूसरे के अंदर इंट्रूड करना स्टार्ट नहीं कर रहे, इसलिए दे
इट इज नोन एज, मतलब ये ऐसा कहा जा रहा है कि स्टॉप है। एक्चुअली में स्टॉप जैसा कुछ नहीं होता, इट इज टेम्पररी फेज। ये स्टेशनरी फ्रंट का जो फ्रेज होता है वो बहुत ही टेम्पररी होता है। अल्टीमेटली इन लोग वापस से वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट बनाने ही वाले हैं, लेकिन इट इज छोटा सा समय का ये फेज है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वंस द बाउंड्री रिज्यूम्स फॉरवर्ड, तो वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट बनेगा, जैसे मैंने आपको जस्ट बताया। ठीक है, वेदर एसोसिएटेड, ये यूपीएससी में आया था, दैट इज व्हाई वी हैव टू इनकॉर्पोरेट। ठीक है, इसमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे। देखिए क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कौन से क्लाउड्स होते हैं, जो मानसून में आपके यहाँ पे एकदम घना घना धीरे बदरा जो वाली बारिश होती है, एकदम काले काले भयानक क्लाउड्स, जिनको लगता है कि हाँ जंप करेंगे तो टच कर सकते हैं, ऐसे जो क्लाउड्स होते हैं वो उनको कहा जाता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। निम्बस शब्द जिससे जुड़ा होगा वो बारिश से रिलेटेड होता है। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि फ्रंटल प्रेसिपिटेशन हो, मैंने आपको जैसे जहाँ पे फ्रंट है उस रीजन में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ठीक है, लेकिन इन केस अगर ये स्टेशनरी फ्रंट ज़्यादा तक रह गया और यहाँ पे साइक्लोन जैसी कंडीशन बनने लगी, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फ्लडिंग वाले केसेस भी हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा एक्सेसिव बारिश भी हो सकती है। होप करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। आगे के बहुत ही आसान है, फर्स्ट वाले को समझाने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन उसके बाद आप लोगों को सब समझ आएगा, ऐसा लगेगा कि वाह ये तो मुझे पहले से पता था, आप क्या बता रहे हो सर। ठीक है, कोल्ड फ्रंट की बात करते हैं। कोल्ड फ्रंट की बात करते हैं, ये क्या है, इसमें क्या होने वाला है आपका, एक तरफ आप मैं आपको क्या, मैं डायग्राम बना के रखे, अब डायग्राम इंक्लूड करता हूँ, फिर भी डायग्राम बनाते रहता हूँ। ठीक है, तो ये आपका कोल्ड एयर है और ये आपका वार्म एयर। ठीक है, समझिए कि वार्म एयर यहाँ पे था, इसमें क्या होता है, कोल्ड फ्रंट क्यों बन रहा है, इसमें कोल्ड एयर एक्टिव होता है। इसमें कोल्ड एयर एक्टिव होने का मतलब क्या है, कोल्ड एयर जानबूझ के एयर वार्म एयर को भगाना चाह रहा है कि भाई तू अब तेरा एरिया नहीं है, तू यहाँ से निकल, अब मैं आ चुका हूँ। ठीक है, इस तरीके से कोल्ड एयर अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ वार्म एयर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। दैट इज वाई, इससे क्या होने, इससे इसकी वजह से क्या होता है कि वार्म एयर धीरे धीरे अपनी जमीन छोड़ता चला जाता है और ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। मैं आप लोगों को बता रहा ऐसा क्यों होता है। देखिए क्या है कि आपकी ये समझिए जमीन है, ठीक है, यहाँ से कोल्ड एयर आ रहा है। ठीक है, कोल्ड एयर जब आ रहा है तो ये वार्म एयर को ऊपर पुश करेगा। क्यों? क्योंकि वार्म एयर लाइटर है। ठीक है, साइंस बताता है कि भाई जिसमें वार्मनेस रहेगी वो एज कम्पेयर टू कोल्ड ऑब्जेक्ट से ज़्यादा लाइटर होगा। ठीक है, उसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, उसकी वजन कम होगी। ठीक है, तो वार्म एयर जो होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये उसकी जगह लेते चला जाएगा, आपका कोल्ड एयर उसकी जगह धीरे धीरे लेते चला जाएगा। ठीक है, दैट इज वाई इससे क्या होने वाला है कि आपके क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। कैसे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, तो इनिशियली इनिशियली सीरियस टाइप के क्लाउड्स होंगे। सीरियस टाइप के क्लाउड्स कैसे, जैसे आप लोग के जब कभी मतलब एकदम क्लीन आसमान में बहुत ही हल्के हल्के एकदम फेजरी टाइप के जो बादल दिखते हैं, हम लोग आगे क्लाउड्स के भी टाइप्स देखने वाले हैं। ठीक है, वो भी अलग से चैप्टर है, उसको भी हम लोग अलग से देखेंगे। यहाँ पे नाम बस सुन लीजिएगा, अल्टोस्टेटस, निम्बो स्टेटस। डीप में जाने की यहाँ की रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लाउड्स का अलग चैप्टर है, वो भी वीडियो आप लोग को जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, सीरियस क्लाउड्स होंगे, ऐसे क्लाउड्स जो कि मतलब आप एकदम क्लीन वेदर है उसके अंदर आप देखते हैं एकदम ही फेदरी टाइप के रहते हैं, एकदम हल्के हल्के एकदम से दिखते रहेंगे आपको। दोज आर नोन एज सीरियस क्लाउड्स। इनके अंदर कुछ नहीं होता, इनके अंदर एक्चुअली में बर्फ होती है, छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स होते हैं। दैट इज वाई दे लुक्स लाइक फेदरी, एकदम से पतले पतले रेशे की तरह दिखते हैं। ओके, नेक्स्ट है अल्टोस्ट्रेटस। ये थोड़ा सा उनसे गाढ़े होते हैं और इनका एक नीचे एक स्ट्रेटा होता है, उसके नीचे वो नहीं होते। ठीक है, व्हाइट कलर के होते हैं, इनके अंदर भी काफी बर्फ वगैरह होती है। निम्बो, मैंने शब्द कहा था कि निम्बो जिससे जिससे जुड़ा होगा, या निम्बस शब्द जिससे जुड़ा होगा उसके अंदर बारिश होगी। ठीक है, ये अल्टोस्ट्रेटस का सेकंड पार्ट है जिसके अंदर बारिश होने वाले थे। ठीक है, एक्चुअली ये स्टेटस क्लाउड थी है, लेकिन इसके अंदर पानी भरा पड़ा है, तो ये बारिश कराएगा। ठीक है, तो स्टार्ट होता है आपका सीरियस से, ये यहाँ से मत सोचिए कि यहाँ से स्टार्ट होता है, एक्चुअली में स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। जो आपका कोल्ड एयर होगा वो तो कभी इस यहाँ से स्टार्ट करना मतलब इंट्रूजन स्टार्ट किया होगा ना, तो उस समय इनिशियली सीरियस क्लाउड बनेगा, फिर जब और इंक्लूड करेगा तो अल्टोस्ट्रेटस क्लाउड्स बनेंगे, और इंक्लूड करेगा तो निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स बनेंगे, और जब एकदम फाइनल स्टेज पे आ जाएगा कि अब आर या पार की लड़ाई हो जाएगी, अब वो वार्म एयर को ऊपर के तब फेंकना ही फेंकना है, तब आपका लास्टली बनेगा क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, जो कि हैवीएस्ट क्लाउड हो रहा है और इसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा बारिश यही कराता है। ठीक है, मानसून के क्लाउड सारे के सारे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करने वाला है। तो वेदर एसोसिएटेड कैसे होगा वो हम लोग आगे देखने वाले हैं वैसे भी। तो आप समझ लीजिए कि इनिशियली तो हल्का हल्का मतलब एकदम क्लाउड हल्का ड्रिजल हो सकता है, बहुत धीरे धीरे धीरे, फिर आपके निम्बो स्टेटस जब बन जाएंगे तो ड्रिजल स्टार्ट होगा, ड्रिजल के बाद फिर उसका हैवी रेनफॉल वगैरह स्टार्ट करेगी जैसे जैसे कोल्ड एयर इंट्रूड करना स्टार्ट करेगा। होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा है कि कोल्ड एयर एक्टिव है, वो काम क्या कर रहा है, आपके वार्म एयर को भगा रहा है, भाग मेरे एरिया को छोड़ के भाग, अब मैं आ चुका हूँ। ठीक है, वार्म एयर बीइंग द लाइटर वन, वो लाइटर है, ज्यादा हल्का है, तो वो क्या करेगा, अपनी जमीन छोड़ के ऊपर चला जाएगा
ये जो मैं बता रहा हूँ ये सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है, और प्रैक्टिकली जो होता है वो बहुत ही इंटेंसिफाइड होता है। यहाँ पे काफ़ी तूफ़ानी हलचलें होंगी, मौसम बहुत ही चेंज होगा। पहले बहुत ही गरम-गरम हल्का-हल्का वार्मनेस रहेगा, फिर धीरे-धीरे अचानक से एकदम कूल ब्रीजेज़ चलने लगी, मस्त लगने लगा, एकदम से मन में खुशी छा जाएगी, ठीक है? पंछी उड़ने लगेंगे, फूल खिलने लगेंगे, ठीक है? वैसी चीज़ें होने लगेंगी। आप लोग इमेजिन कीजिए और आप लोग इसको समझ जाएँगे, आसानी से समझ जाएँगे, ठीक है? आप लोग ने ऐसा देखा होगा, आई एम रियली रियली श्योर ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है? चलिए आते हैं वेदर एसोसिएटेड इन सबको देखें, पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसमें कोल्ड एयर मास जो होगा वो रिप्लेस करेगा किसको, वार्म एयर मास को, उसके टेरिटरी के अंदर एडवांस करते करते, ठीक है? तो इससे क्या होगा, वार्म एयर मास रिट्रीट करना स्टार्ट करेगा और कोल्ड एयर मास जो होगा वो एडवांस करना स्टार्ट करेगा, ठीक है? क्योंकि कोल्ड एयर मास कोल्ड जो है वो उसकी पावर ज़्यादा है, वो ज़्यादा तेजी से भाग रहा है, ठीक है? नेक्स्ट इसके जो कोल्ड फ्रंट है वो ट्वाइस स्पीड से भागता है, ये सबको याद रखने की जरूरत नहीं, कितने स्पीड से भागता है उससे हमको क्या लेना है, ठीक है? फ्रंटोलाइसिस कब बिगिन होगा, जब वार्म एयर पूरी तरीके से लिफ्ट हो जाएगा, जब जो ओपोनेंट ही खत्म हो गया, उसका ओपोनेंट चला गया ऊपर की तरफ, भाई अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, मेरी तो मौत हो गई, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो अब उससे लड़ने के लिए कोई नहीं है, तो फिर भाई फ्रंटोलाइसिस हो जाएगा, यहाँ पे फ्रंट जो फॉर्मेशन था वो टूट जाएगा, फ्रंट खत्म हो जाएगा। वेदर कैसा होगा, तो इनिशियली आपका नैरो बैंड ऑफ क्लाउडीनेस होगा और हल्की हल्की प्रेसिपिटेशन होगा, जो मैं आपको बताया अल्टो स्टेटस और स्टेटस वाले क्लाउड्स का, सीरस क्लाउड्स की बात कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि आपके समर मंथ के अंदर, समर मंथ की बात की जाए, थंडर स्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं आपके वार्मर सेक्टर में। क्यों? क्योंकि आपका वार्मर सेक्टर के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है, ठीक है? तो यहाँ पे ही एक्चुअली में थंडर स्टॉर्म्स वगैरह आ सकते हैं। कोल्ड एयर में ड्राइनेस ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म्स वगैरह नहीं होते, नहीं आ सकते, ठीक है? यही वजह होती है कि आपके थंडरस्टॉर्म जो होते हैं, ये आपके यूएसए वगैरह में जो आते हैं टॉर्नेडो हरिकेन्स वगैरह, वो इसी वजह से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके जो कॉन्टिनेंटल एरिया है वहाँ पे आपके वार्म एयर मासेस बन जाते हैं, आपके ट्रॉपिकल रीजन से आने वाले, और ऊपर से पोल्स की तरफ से आते हैं कोल्ड एयर मास जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको इंट्रूड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ऊपर से पोल की तरफ से जो कोल्ड एयर मास आ रहा है वो तेजी से आ रहा है, तो ये जो ट्रॉपिकल एयर मास है उसको इंट्रूड करना स्टार्ट करता है और उसको अपलिफ्ट करना स्टार्ट करता है, और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरिकेन्स वगैरह टॉर्नेडो वगैरह फॉर्मेशन होता है, ठीक है? ये सब आप लोगों को याद रखना, तो इतना याद रखें कितना टेम्परेचर का डिग्री फॉल कर सकता है इंस्टेंटली, कैसे कैसे टेम्परेचर, मतलब एक ही घंटे के अंदर 15 डिग्री का टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। ये सब चीज़ें इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग में भी हो सकता है, एक बार क्वेश्चन आया था तो ठीक है, यूपीएससी बार बार सेम क्वेश्चन पूछता नहीं है, सेम बेसिस का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग फ्रंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। बाकी आप लोग को अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप वहाँ पे लिख ही देंगे कि किस तरीके का मौसम रहने वाला, ठीक है? वार्म फ्रंट की बात करते हैं, ठीक है? मैं आप लोगों को पहले डायग्राम दिखा देता हूँ, इससे पहले कि मैं बैठ के यहाँ पे डायग्राम बनाता रहा, ठीक है? ये आपका वार्म फ्रंट है, जस्ट जस्ट उल्टा हो गया आपके कोल्ड फ्रंट का। यहाँ पे देखिए, ये कोल्ड फ्रंट में यहाँ पे कोल्ड था और यहाँ पे वार्म एयर था, लेकिन यहाँ पे इस वक्त क्या है, यहाँ पे वार्म एयर है और यहाँ पे कोल्ड एयर है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, इसमें वार्म एयर एक्टिव है, मतलब आपका ट्रॉपिकल रीजन से जो एयर मास आ रही है वो ज्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू पोलर रीजन वाला, ठीक है? तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें वार्म एयर जो तेजी से आ रही है वो ग्लाइड करके ऊपर भागना स्टार्ट करेगी। अब यही क्यों ऊपर जाएगी, क्योंकि एज यूजुअल ये हल्की है ना, ये वार्म है, ये वार्म है तो ये हल्की है, कोल्ड एयर क्या है, भारी है, वो नीचे ही रह जाएगी। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप समझिए कि आपका कोल्ड एयर है, ठीक है? तो एक तरीके से वो छोटा बड़ा, आप बड़ा हाथी पकड़ सकते हैं कि वो बहुत ही भारी भरकम है, ठीक है? उसको ये एयर पुश करने की कोशिश करे, तो सीधी सी बात है वो पुश तो कर नहीं पाएगी क्योंकि इसकी इतनी ताकत नहीं है। तो वो क्या करेगी, एक बहुत ही हाई लेवल का फ्रंट बनाती है। इसकी जो फ्रंट, ये जो आपका वार्म फ्रंट होता है वो कभी भी हाइट उसकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही मतलब एकदम स्ट्रेट होता है, स्टीप होता है और बहुत ही हाइटेड होता है। आपका जो कोल्ड फ्रंट था वो ऐसे कुछ शैलो टाइप का होता है, ठीक है? इसकी हाइट उतनी नहीं होती है। लेकिन आपका जो वार्म एयर होता है उसकी जो स्टीपनेस होती है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसको कहा था, वो काफ़ी स्टीप होता है, काफ़ी मतलब उसकी एंगल जो होती है वो ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई ये एयर मास होता है, वार्म एयर मास जो है वो बहुत ही तेज़ी से ऊपर बढ़ता है, ठीक है? तो मोस्टली यहाँ भी बारिश वगैरह होगा, ठीक है? क्योंकि तेज़ी से उठ रहा है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जितना तेज़ी से एयर मास ऊपर उठेगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिफाइड बारिश वगैरह होती है, ठीक है? तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होने वाला है कि यहाँ पे भी बहुत ही एकदम ज़ोरदार बारिश यहाँ पे कराएगा, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं वार्म फ्रंट के बारे में। पहले तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे एक्टिव मूवमेंट किसका है, वार्म एयर का है, किसके ऊपर करेगा, कोल्ड एयर के ऊपर ये वार्म एयर आपका मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। फ्रंटोलाइसिस कब होगा, जब आपका वार्म एयर पूरी तरीके से जमीन पर से ऊपर चला जाएगा और कोल्ड एयर के ऊपर जाके बैठ जाएगा, ठीक है?
वेदर एसोसिएटेड कैसा रहेगा, तो आपका जो विंड डायरेक्शन है वो तो धीरे धीरे चेंज करने वाला है, लेकिन मॉडरेट टू जेंटल प्रेसिपिटेशन ओवर द लार्जर एरिया ओवर सेवरल आवर्स, ठीक है। यहाँ पे जो बारिश होने वाली है वो बड़े एरिया में, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर मैंने दिखाऊं, यहाँ पे देखिए एक स्टीपली ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन बहुत बड़े एरिया में हो रही है, ठीक है। वहां पे कम एरिया में, ठीक है, आपका जो कोल्ड कोल्ड एयर मास था, सॉरी, कोल्ड फ्रंट जो फॉर्म हुआ था उसके अंदर कम एरिया में यहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही थी, यहाँ पे ज्यादा बड़े एरिया में ज्यादा बारिश हो रही है, ठीक है। होप करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत ही तेजी से आगे चला गया ना, दैट इज वाई बहुत बड़े एरिया को फटाक से कवर कर लेगा, दैट इज वाई ज्यादा बड़े एरिया में आपकी बारिश होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से क्या बोलते हैं, वार्म फ्रंट जो होगा उसकी वजह से टेम्परेचर राइज का है, सीधी सी बात है, वार्म एयर है वो अपने साथ गर्माहट लेके आ रहा है, प्रेशर वगैरह के चेंजेस आएगा, प्रेशर का क्या होगा, ड्रॉप होगा, सीधी सी बात है, वार्म एयर टेम्परेचर राइज करेगा तो प्रेशर का ड्रॉप देखा जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर राइज होने वाला, प्रेशर का ड्रॉप होने वाला, और आपका वेदर कंडीशन तो हमेशा चेंज होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट फाइनली आते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। तो ऑक्लूडेड फ्रंट जो है वो एक्चुअली जस्ट ऑपोजिट टू आप स्टेशनरी फ्रंट समझ सकते हैं, कि स्टेशनरी फ्रंट पे जमीन के ऊपर यहाँ पे एक दूसरे घर्षण हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होगा कि आपका वार्म एयर जो है कंप्लीटली अपलिफ्ट हो चुका है, वो जमीन छोड़ चुका है, ऊपर चला गया, ठीक है। मैं आप लोग को इसका डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए दो अलग अलग दोनों जगह पे ऑक्लूडेड फ्रंट ही बने हुए, ठीक है। ये आपका सीपी कॉन्टिनेंटल पोलर, और यहाँ पे मेरीटाइम पोलर, यहाँ पे मेरीटाइम पोलर और कॉन्टिनेंटल पोलर, ठीक है। स्विच करके दिखाया कि किस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ऊपर जो आपका जो ये क्या बोलते हैं, एयर जो अपलिफ्ट हुआ है वो आपका मैरीटाइम ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल मैरीटाइम, ठीक है। ये आपका जो एमटी है वो आपका मैरीटाइम ट्रॉपिकल है, ठीक है। तो जो वार्म एयर था वो अपलिफ्ट हो चुका है, कोल्ड एयर ने नीचे सर्वाइव कर लिया है, कोल्ड एयर नीचे जमीन के ऊपर है, और ऊपर जो चला गया है वो है आपका वार्म एयर, ठीक है। अब वो ऊपर है तो धीरे धीरे उसकी भी कूलिंग होना स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसकी कूलिंग जब तक नहीं हो जाती पूरी तरीके से, इक्विटेबल टेम्परेचर नहीं हो जाता, उसका भी 16 डिग्री सेल्सियस, उसका भी 16 डिग्री सेल्सियस एग्जाम्पल नहीं बोला, तब तक ये प्रोसेस चालू ही रहेगा, फ्रंट का प्रोसेस चालू ही रहने वाला जब तक पूरी की पूरी तरीके से टेम्परेचर सेम ना हो जाए, ठीक है। तो दैट इज वाई इससे क्या होने वाला है कि जो आपका ये ऑक्लूडेड फ्रंट है, यहाँ पे ये फ्रंट के रीजन में आपकी बारिश वगैरह होगी, तब तक जब तक ऊपर जो वार्म एयर है वो पूरी तरीके से गायब नहीं हो जाता, वार्म एयर मास जो है वो पूरी तरीके से गायब नहीं हो जाता, उसका टेम्परेचर सेम एज द कोल्ड एयर मास की तरह टेम्परेचर नहीं पाया जाता, तब तक उसका क्या बोलते हैं काम होता जाएगा। तो ऑक्लूजन वही है, मेट्रोलॉजिकली क्या होता है, इसमें कोल्ड एयर के ऊपर आपका वार्म एयर जाके बैठ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स अप, और ये देख लीजिए वार्म एयर जो है वो फोर्स अप ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है कि आपका वार्म एयर मास जो रहता है वो ऊपर चला जाएगा, और कोल्ड एयर मास जो रहेगा वो आपके नीचे चला जाएगा, बिलो द वार्म एयर मास, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रंटोलाइसिस कब शुरू होगा, तो वही है कि क्या बोलते हैं, जब तक आपका वार्म एयर कंप्लीटली पूरी तरीके से चेंज नहीं हो जाता तब तक आपका क्या बोलते हैं ये फ्रंटोलाइसिस खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है ये दिस कुड बी वार्म एयर टाइप, हाँ ये बैकवर्ड, ये एक शब्द था, ठीक है। ये आप लोगों को मुझे बताना भूल, अच्छा यहाँ पे लिखा था मैंने, ठीक है। बैकवर्ड स्विंगिंग का मतलब क्या होता है कि आफ्टर द कंप्लीशन, ये पूरा का जब कंप्लीशन हो जाएगा, ये जब आपका वार्म एयर मास जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो एक उल्टा स्विंग स्टार्ट होता है, ठीक है। एक छोटे थोड़े समय के लिए एक उल्टा स्विंग स्टार्ट होता है। जस्ट आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे दिखा दूं, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि कहीं पे आप लोगों ने देखा तो आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये पढ़ाया नहीं था सर ने, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपका जो साइक्लोन इससे फॉर्म हो रहा है वो इस तरीके से मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जब पूरा का पूरा ऑक्लूजन हो जाएगा, पूरी तरीके से जब साइक्लोन डिसिपेट होगा तो लास्ट में ये हवा ऐसे घूम जाएगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हवा इस तरीके से मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगी, इसको कहा जाता है रिवर्स स्विंग, रिवर्स स्विंग, सॉरी, बैकवर्ड स्विंगिंग कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे आपने कभी अगर दिए को बुझते हुए देखा हो, मतलब बुझते हुए जब देखा होगा, तो वो कभी भी अगर वो एक डायरेक्शन में बह रहा था, उसका एक डायरेक्शन में कहीं पे अगर फ्लो था, तो वो बुझते वक्त कभी भी उल्टे डायरेक्शन में बुझता है। या फिर आपने अगर वो टॉप जिसको जिसको लट्टू कहा जाता है, ठीक है, टॉप जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है, उसको अगर आपने नचाया होगा तो वो कभी भी अगर एक मूवमेंट, उसका मूवमेंट अगर ऐसा होगा तो जो उसकी फाइनल मूवमेंट होती है वो कभी भी इस डायरेक्शन में होती है, ठीक है। इट इज पता नहीं क्यों ऐसा है, बट ये नेचर का लॉ है कि ऐसा ही होता है, ठीक है। मे बी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से, लेकिन ये प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको बैकवर्ड स्विंगिंग कहा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका वेदर कैसा होगा, तो यहाँ पे मिक्स वेदर होगा। क्यों मिक्स वेदर होगा, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वार्म एयर और कोल्ड एयर जो है, इनका दोनों का फ्रंट्स बन रहा है। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो आपका ये आपका कोल्ड एयर जो है ये एक्टिव है, तो यहाँ पे तो कोल्ड एयर बन गया, यहाँ पे कोल्ड फ्रंट बन गया। लेकिन इस रीजन में वार्म एयर एक्टिव है, क्योंकि वार्म एयर कंटिन्यूसली इसके ऊपर फोर्स कर रहा है कि भाई यहाँ पे हट भाई, ये यहाँ पे मैं पहले बैठा था, ठीक है। तो इससे क्या होने वाला है, यहाँ पे कोल्ड एयर का फ्रंट है, लेकिन यहाँ पे वार्म एयर का फ्रंट बन रहा है, ठीक है। तो कोल्ड एयर और वार्म एयर दोनों का फ्रंट होने की वजह से यहाँ पे मिक्स टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा, ठीक है। मिक्स टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा। ये सब के सब स्टेजेस है, पहले वो होता है, फिर उसके बाद, आई एम रियली रियली सॉरी, ये स्टेजेस है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से काम कर रहा है, और अल्टीमेटली फ्रंटोलाइसिस हो जाएगा, फ्रंट पूरा पूरा गायब हो जाएगा, साइक्लोन की डेथ हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। तो मोस्टली ये आपके मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स वगैरह में काम करता है, और आपका ये ऑक्सीडेटेड फ्रंट इसीलिए फेमस है, बाकी उसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो साइक्लोन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा ये सब क्या बोलते हैं, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, वो हम लोग वहाँ पे समझ जाएंगे, ठीक है। होप करता हूँ आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आएगा। इतना ही आपको फ्रंट्स में पढ़ना है। फ्रंट्स में और भी आप लोग को कंटेंट्स वगैरह आप लोग देखने जाएंगे तो बहुत सारे अदर अदर फैक्टर्स वगैरह भी घुसा देते हैं उसके अंदर, कि फ्रंटोलाइसिस क्या है, फ्रंटोजेनेसिस क्या है, उसका बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, पर वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी आपको किसी चीज़ का डेफिनेशन इतना बैठ के नहीं पूछने वाला कि फ्रंटोजेनेसिस क्या है, उसको एक्सप्लेन करते रहिए, उसको एक्सप्लेन, फ्रंटोजेनेसिस या फ्रंटोलाइसिस के ऊपर सिर्फ एग्जाम में एक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, टाइप्स ऑफ फ्रंट्स आ सकते हैं, हर एक फ्रंट्स के रिलेटेड वेदर इवेंट्स वगैरह क्या है वो सब आ सकते हैं, और कैसे कैसे फ्रंट्स वगैरह काम करता है वो सब आ सकता है। लेकिन ये फ्रंटोलाइसिस फ्रंट, क्योंकि मैंने किसी वेबसाइट वगैरह पे देखा था कि फ्रंटोजेनेसिस को ही सिर्फ पढ़ाने के लिए उन्होंने एक पूरा का पूरा वीडियो बना के रखा था, तो ऐसे ये सब चीज़ें नहीं होती। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करूंगा, आप लोग से अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक ऐसे पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, चलिए।